मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास हिस्ट्री एक लेसन टॉपिक हमारा है भू राजस्व प्रणाली। तो देखते हैं भू राजस्व प्रणाली। तो राजा की जो फाइनेंस जो वित्तीय जो असिस्टेंस थी वो एक दीवान होता था और वो सभी से या तो सूबेदार के तहत फौजदार नियुक्त कर रखा था या गांव का मुखिया सभी से कलेक्ट करता था। और भू राजस्व प्रणाली तो देखते हैं राजा का एक इतनी बड़ी जो सेना है राजा के पास एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं चल पाएगा बगैर टैक्स के। तो देखते हैं भू राजस्व प्रणाली। तो लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राजा ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की है। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे, पहला है कर निर्धारित और दूसरा है वास्तविक वसूली। यस, मतलब किसी का भी टैक्स माफ नहीं किया जाता था, चाहे अकाल हो चाहे कुछ भी हो देना ही पड़ेगा। और कर्ज के बगैर मतलब फिक्स कर दिया, ये लैंड फर्टाइल है तो यहाँ इतना कर दिया, अगर थोड़ी लैंड हल्की है तो वहां कम कर दिया थोड़ा। जमा निर्धारित रकम थी, यह हासिल सचमुच वसूली गई रकम है। अमीर गुजारिया राजस्व वसूली करने वाले कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतियार नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला है, या तो फार्मर कैश कर दे या फिर फसलों के रूप में। तो राजस्व निर्धारित करते समय अपना जो राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई जमीन, जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई और अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईना अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। इसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी भू राजस्व प्रणालियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहारों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाएगा। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, जैसा कि हमने अभी देखा है कि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे, इनकी नपाई नहीं हुई। तो जैसे जैसे लैंड मेजरमेंट करते गए और टैक्स थोपते गए उन पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चांदी का भाव। तो देखते हैं हम चांदी का भाव क्या है। टॉपिक चांदी का भाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता में संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब है। यस, आपको नाम से विदित है जो मुगल एम्पायर था डायनेस्टी, जो बाबर इनके फाउंडर है 1526 में, और औरंगजेब जो लास्ट, वैसे तो बहादुर शाह जफर जो फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इंडिया में 1857 रिवॉल्ट। इन साम्राज्यों में जो थे चीन में, सफावी ईरान में और ओटोमन तुर्की में। इन राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवन जाल बिछाने में मदद की है। खोजी यात्राओं से काफी जो फॉरेन से इंडिया में ट्रेवल्स आते थे, उनने अपनी किताबों के माध्यम से काफी ज्ञान प्रसारित किया है। नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खास कर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ है। इस वजह से भारत के समुद्र व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। यस, हम बात करते हैं चांदी की। तो एशिया में कैसे आई, मीन्स कैश की बजाय चांदी ज्यादा देते थे, तो इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींचा गया। तो यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। यस, नतीजन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी। यस, चांदी के रुपये आते थे। एंड इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जोवानी कारेरी जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरता था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची थी। उसी से हमें यह पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद वस्तुओं का आदान प्रदान, मीन्स बार्टर सिस्टम की बजाय कैश, जो ट्रेड की बाइंग एंड सेलिंग होती थी, वो ज्यादा बेटर है। तो अबुल फजल की आईन अकबरी। तो हम बात करते हैं आईन अकबरी। आईन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। यस, अकबरनामा जो लिखी थी
वो अकबर का जो दरबारी कवि था अबुल फजल उसने लिखी थी। तो अकबर के शासन में 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद उसे पूरा किया गया। आईन अकबरी इतिहास लिखने के एक ऐसे बहर परियोजनाओं का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, 3 पार्ट है अकबरनामा की। पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान पेश की, हिस्टोरिकल एविडेंस है, और इसमें हम और ज्यादा 9 लेसन में पढ़ेंगे, करीबी नजर डालेंगे। जो तीसरा जो पार्ट है इसमें आईन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आईने मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, दरबार, प्रशासन और सेना, कोर्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आर्मी के बारे में, एंड फाइनेंस के बारे में, और जो भी प्रांत थे, एंड फिजिकल एरिया, एंड लिटरेचर, कल्चर एंड रिलीजियस के बारे में सभी आईन अकबरी में दे रखा है। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में, जितने भी डिपार्टमेंट थे एंड जितने भी प्रांत थे, विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईने इन सबूतों के बारे में पेचीदा और आंकड़ेबंद सूचनाएं बारीकी के साथ देती है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।